दोस्तों नमस्कार। प्रकाशर हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। दो पार्ट हमने पढ़े थे जिसमें वर्ण विचार पर अध्ययन किया था। पिछली परीक्षा में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं व्याख्या सहित उनका तीसरा पार्ट है, जिससे इस तीसरे पार्ट से हम संज्ञा से अव्यय तक यानी शब्द विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, जिसमें विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, साथ में जो अविकारी अव्यय होते हैं क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयादि बोधक, उनसे संबंधित ये प्रश्न हम पढ़ेंगे, जिसका तीसरा पार्ट ये है। दोस्तों, थ्योरी की वीडियो देखने के बाद में पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित जो वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में चैनल पर उपलब्ध है उनका अध्ययन करें। किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी सिलेबस जोड़ा जाता है उन सभी के लिए ये थ्योरी के और पिछली परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्नों की वीडियो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। अपने जो भी जितने भी साथी हैं उनको भी आप इसकी जानकारी अवश्य दें, वीडियो उनके पास शेयर करें ताकि निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठाया जा सके। तो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित दो वीडियो हमने पढ़े हैं। तीसरा वीडियो जिसमें संज्ञा से अव्यय तक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 11वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक कौन सा नहीं है? भ्राता भाववाचक नहीं है, शत्रुता भाववाचक है, डकैती और अध्यापन भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। भ्राता भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है भाववाचक के लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्राय इसका बहुवचन नहीं होता है। तो भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, स्थिति, व्यापार आदि का बोध कराया जाता है। भाववाचक संज्ञा का हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, करते हैं। भाववाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होते हैं वो एक वचन में होते हैं, बहुवचन में नहीं होते हैं। बहुवचन में प्रयोग करते ही वह उदाहरण जातिवाचक संज्ञा का बन जाता है। 72वां प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो रुलाई भाववाचक है, सामाजिकता भाववाचक है, अध्यापन भाववाचक है, लेकिन छोटा भाववाचक उदाहरण नहीं है। छोटा भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, बल्कि छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बनेगा छुटपन। तो छुटपन भाववाचक है, लेकिन छोटा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, गर्म से गर्मी, घबराना से घबराहट, अपना से अपनापन, दूर से दूरी। तो छोटा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनते हैं छुटपन। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा होती है व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, स्थिति आदि का बोध कराया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से होता है। प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। गर्म से गर्मी है, घबराना से घबराहट, अपना से अपनापन और दूर से दूरी, दूरी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 73वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो सही उत्तर है डी, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में लेखक या श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए। मध्यम पुरुष
तू, तुम, आप श्रोता यानी सुनने वाले के लिए, अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये किसी अन्य तीसरे के लिए, नहीं तो श्रोता के लिए आते हैं, न वक्ता के लिए आते हैं, किसी तीसरे के लिए अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो तीन होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता सुनने वाला, और अन्य पुरुष में तीसरा आता है जिसके बारे में बात की जा रही है। 74वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। विशेषण पूछ रहा है, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, तो इसका सही उत्तर है सी, संख्यावाचक विशेषण। कुछ छात्र, छात्र संज्ञा शब्द है, इसके पहले कुछ शब्द आया, तो यहां पर ये विशेषण शब्द है, लेकिन कैसा है, छात्र गिने जा सकते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में नहीं आएंगे। छात्र गिने जा सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। कुछ निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन यहां पर केवल संख्यावाचक विशेषण ही दिया गया है। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके मुख्य तीन भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, एक लड़का 25 रुपये। अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ लोग, सब लोग। परिमाण बोधक, शेर भर दूध, तोला भर सोना। तो जिन संज्ञा शब्दों को हम गिन सकते हैं उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी निश्चित और अनिश्चित मुख्य दो भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 75वां, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? डी, अमीरी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा अमीरी है। शेष विकल्प अमीर, गरीब, भिक्षु ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लंबाई, मिठास, नम्रता, निजता। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है, विशेषण से भी हो सकता है। क्रिया, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय लगाकर के भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। संज्ञा के किसी भी संज्ञा शब्द के जो कि व्यक्ति, वस्तु है उसकी गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, व्यापार, धर्म का बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द होते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय के बाद में प्रत्यय लगा करके किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? जैसे जातिवाचक, बूढ़ा जातिवाचक शब्द है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, पंडित से पंडिताई, दास से दासता। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का इस प्रकार से निर्माण किया जाता है। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। कठोर से, कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। चतुर से चतुराई, गर्म से गर्मी। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। सजाना क्रिया है, सजावट भाववाचक संज्ञा है। चतुर से चतुराई, बहना से बहाव, सर्वनाम से मम से ममता या ममताव, अपना से अपनापन या अपनताव। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जैसे दूर से दूरी, निकट से नैकट्य और समीप से सामीप्य। 76वां प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो भारत व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है और त्रिपिटक व्यक्तिवाचक है, लेखक व्यक्तिवाचक नहीं है, लेखक जातिवाचक संज्ञा है। तो लेखक जातिवाचक संज्ञा है, त्रिपिटक, भारत और गंगा व्यक्तिवाचक है।
संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति द्रव्य गुण भाव व्यक्ति स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, काशी, त्रिपिटक, भारत, गंगा, लखनऊ, संध्या, प्रशांत महासागर, हिमालय, रक्षाबंधन और दिवाली। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, लेखक, पहाड़, सभा, गाय, तोता, भूकंप, वर्षा, तूफान, प्रोफेसर, कुर्सी, मकान, घड़ी, टेबल आदि जो सभी शब्द हैं ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मैंने आम खाया है, ये वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? मैंने आम खाया है तो खा चुका है भूतकाल में, बीते हुए समय में। मैंने आम खाया है भूतकाल को प्रदर्शित करता है। ये आसन भूतकाल का उदाहरण है। अभी अभी खाया है आसन भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल तीन प्रकार के होते हैं। काल किसे कहते हैं? कि कार्य कब संपन्न हो रहा है, किस समय संपन्न हो रहा है, उसे ही काल कहते हैं। और काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल चल रहा है, भूतकाल बीत गया और भविष्य काल जो आएगा। तो वर्तमान काल क्रियाओं की व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जैसे वह पढ़ती है या पढ़ने का कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस समय कार्य निरंतरता के साथ हो रहा है तो वहां पर वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया आरंभ हो चुकी होती है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल में सामान्य क्रिया होती है। तात्कालिक वर्तमान काल में तत्काल उसी समय हो रही होती है। पूर्ण वर्तमान काल में बहुत सारा कार्य पूर्ण हो जाता है, थोड़ा बहुत बचा रहता है, होने वाला है। संदिग्ध वर्तमान काल में कार्य होगा या नहीं होगा इसकी संदिग्धता बनी रहती है। संभाव्य वर्तमान काल में कार्य होने की संभावना होती है। काल का दूसरा भेद है भूतकाल, बीता हुआ समय। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे कुसुम गर गई, इसके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। जो कार्य समाप्त हो चुका है उस काल को भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भविष्य काल, क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो भविष्य काल कहलाता है। इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मध्य भविष्य। आने वाले समय में यदि कार्य होगा तो भविष्य काल कहलाता है। सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य और हेतु मध्य भविष्य, इसके 3 भेद होते हैं। हेतु मध्य भविष्य में शर्त के आधार पर कार्य होता है। 78वां प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें जो मनुष्य शब्द है ये जातिवाचक है, कमाना जातिवाचक नहीं है, हरियाली भी जातिवाचक नहीं है, अहंकार भी जातिवाचक नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, तो 3 विकल्प नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न को
डिलीट किया गया था आयोग के द्वारा, लेकिन इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण केवल मनुष्य है। तो दिए गए विकल्पों में मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा का विकल्प है। जातिवाचक संज्ञा शब्द से पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, लड़का, नदी, पहाड़। अहंकार एवं हरियाली जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, अतः ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। इसलिए आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर मनुष्य को माना है, जबकि मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन पूछा गया था कि जातिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा नहीं है, तो मनुष्य है, कौन सा नहीं है? कमाना, हरियाली और अहंकार नहीं है। 79वां प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? बी, उसके। तीसरे के बारे में उसके शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है पुरुषों यानी वक्ता, श्रोता के नाम के बदले आने वाला शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि वे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों के या स्त्रियों के नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए, मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए, और अन्य पुरुष किसी तीसरे के लिए जिसके बारे में बातें की जा रही है। 80वां प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक नहीं है, कौन सा है? विकल्प शब्द भाववाचक नहीं है। विकल्प शब्द भाववाचक संज्ञा विकलता होगा, अतः विकल्प उत्तर की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ की अवस्था, धर्म, स्वभाव, भाव, गुण, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो स्वामित्व भाववाचक है, भारतीयता भाववाचक है, और फैलाव भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। विकल्प भाववाचक नहीं है, विकल्प से विकलता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बनता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या स्थान, पदार्थ की अवस्था, दशा, गुण, भाव, धर्म, स्वभाव आदि का बोध होता है तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 81 प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। विशेषण पूछ रहा है, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, पक्षियों को हम गिन सकते हैं, पक्षियों को हम गिन सकते हैं। तो यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, बहुत सारे, अब उनकी गिनती नहीं हो सकती, तो बहुत सारे गिनती नहीं हो सकती, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दिए गए वाक्य में पक्षियों के परिमाण का बोध हो रहा है किंतु किसी निश्चित संख्या बोध का नहीं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। वैसे दोस्तों, जिन वस्तु चीजों को गिना जा सकता है वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, जिनको नहीं गिना जा सकता वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण की जगह संख्यावाचक विशेषण मेरे अनुमान से होना चाहिए कि पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सारे में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। ये यहाँ पर ये प्रश्न मिसप्रिंट हुआ है, गलत है, क्योंकि जिनको गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आएंगे, जिनको हम नहीं गिन सकते नाप माप तोल में परिमाणवाचक विशेषण आता है। तो इसका सही उत्तर है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, उत्तम, तो यहाँ पर उत्तम कौन सा होगा? उत्तम होगा हमारे। हमारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझको। वक्ता जब अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है तो उन शब्दों को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता जिससे बात करता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको, आप, आपने, आपको। वक्ता जिससे बात करता है और उस बात करने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब वक्ता अपने सामने श्रोता से भिन्न किसी अन्य के बारे में बातचीत करता है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे वह, वे, उनसे, उनको, उन्हें। वक्ता जब अपने सामने वाले श्रोता से बात करता है लेकिन किसी अन्य की बात करता है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है, स्वयं की, श्रोता की न करके किसी तीसरे की बात करता है और उस तीसरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उत्तम पुरुषवाचक, और श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जो उपस्थित नहीं है किसी तीसरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता करता है उनके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 83वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जातिवाचक नहीं है तो यहाँ पर मैत्री, रुलाई और शांति ये जातिवाचक है, लेकिन क्रोधी जातिवाचक नहीं है। क्रोधी जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्रोध संज्ञा शब्द है जबकि क्रोधी, क्रोधित और क्रुद्ध ये विशेषण शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द बनेगा क्रोध, और क्रोध से विशेषण शब्द बन गए क्रोधी, क्रोधित और क्रुद्ध। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, घर, पहाड़ और नदी इसके उदाहरण है। तो जिन संज्ञा शब्दों से पूरी जाति, समस्त जाति का बोध होता है, चाहे कोई भी वस्तु या व्यक्ति हो, तो ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 84वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक नहीं है प्राय, प्राय भाववाचक नहीं है। तीक्ष्णता भाववाचक है, क्रोध भाववाचक है और निर्बलता भाववाचक है, लेकिन प्राय भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राय भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, व्यापार का बोध होता है भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है, विशेषण से भी होता है, क्रिया से होता है, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। 85वां प्रश्न है, निम्न विकल्प में से विशेषण का भेद छांटना है। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को गिना जा सकता है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, और निश्चित संख्या बता रहा है 200, तो उत्तर होगा संख्यावाचक विशेषण। दिए गए वाक्य हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 3 मुख्य भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो दोस्तों हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी को गिना जा सकता है, संख्यावाचक विशेषण है, 200 निश्चित संख्या है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इसका सही उत्तर है सी, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यहां पर सार्वनामिक विशेषण है, ये गलत है। 86वां प्रश्न है, यहां पर शब्द के उपवाक्य का नाम पूछा गया है। कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए।
शिका ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। वह एक नाटक देखने जा रही है कैसा उपवाक्य है? तो सही उत्तर है संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यहाँ पर की शब्द से इसको जोड़ा गया है। वह कल एक नाटक देखने जा रही है, संज्ञा के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो संज्ञा उपवाक्य है। दिए गए विकल्प में वह कल नाटक देखने जा रही है प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः ये संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। शिका ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है और वह कल एक नाटक देखने जा रही है संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। 87वां प्रश्न है, इसमें विशेषण का भेद पूछा गया है। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है, तो सही उत्तर है सी संबंधवाचक। सी संबंधवाचक, क्योंकि इसमें संबंध बताया गया है। दिए गए वाक्य में भीतरी शब्द से ज्वालामुखी और उसकी सतह के संबंध तथा विशेषता ज्यादा गर्म का बोध हो रहा है, अतः संबंधवाचक विशेषण है। यहाँ पर सतह और ज्वालामुखी में संबंध बताया गया कि सतह पर जो ज्वालामुखी है वो कितनी गर्म है, तो संबंधवाचक विशेषण यहाँ पर संबंध बताया गया है, तो भीतरी संबंधवाचक विशेषण है। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम लिखिए। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। वह बहुत मेहनती है विशेषता बता रहा है, सी विशेषण उपवाक्य है। रुपेश ही प्रथम आएगा, इसकी विशेषता बताई जा रही है, कहाँ पर है? क्योंकि वह बहुत मेहनती है, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य है। उपयुक्त वाक्य में कोष्टक में दिया गया गौण उपवाक्य बहुत मेहनती है, प्रधान उपवाक्य रुपेश ही प्रथम आएगा कि विशेषण की तरह व्यवहारित हो रहा है या संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है। यानी रुपेश ही प्रथम आएगा ये प्रधान उपवाक्य है और आगे वो बहुत मेहनती है ये गौण उपवाक्य है, लेकिन विशेषण उपवाक्य है। 89वां प्रश्न है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा बी, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये इसका सरल वाक्य है। दिए गए मिश्र वाक्य बनाया गया है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ये मिश्र वाक्य है और इसका सही सरल वाक्य बनेगा परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। अगला प्रश्न है, राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य में क्रमवाच्य रूप है, तो क्रमवाच्य वाक्य बनाना है, तो इसका सही है डी, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ये क्रमवाच्य का उदाहरण है। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का क्रमवाच्य विकल्प के अनुसार सही होगा। क्रमवाच्य वाक्य बनेगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ये क्रमवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि वाक्य निषेध सूचक है। क्रमवाच्य किसे कहेंगे? क्रिया के उस रूपांतर को क्रमवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रम की प्रधानता का बोध हो। जिस वाक्य में क्रम की प्रधानता का बोध होता है, जिस वाक्य में क्रिया के लिंग वचन क्रम के आधार पर होते हैं, उस वाक्य को क्रमवाच्य वाक्य कहते हैं। 91वां प्रश्न है, यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? बी, यहाँ पर भाववाच्य वाक्य, भाव। यहाँ बैठा नहीं जाता में भाववाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, जैसे धूप में चला नहीं जाता। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता है, जिस वाक्य में क्रिया की या भाव की प्रधानता है, तो वह वाक्य भाववाचक वाक्य कहलाता है। यहाँ बैठा नहीं जाता है भाववाचक है, धूप में चला नहीं जाता भाववाचक है, क्योंकि इसमें क्रिया या भाव की प्रधानता है। 92वां प्रश्न है कि भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है? सी, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, ये भाववाच्य है। मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता है वाक्य भाववाच्य का है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो। जिस वाक्य में क्रिया की या भाव की प्रधानता होती है वह वाक्य भाववाच्य कहलाता है। और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है 93वां, क्रमवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। सी, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, ये क्रमवाच्य का है, इसमें क्रम की प्रधानता, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया,
क्रमवाची वाक्य है। उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, ये वाक्य क्रमवाची का है। जहां पर क्रम की प्रधानता हो क्रमवाची होता है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित नहीं होकर क्रम के अनुसार परिवर्तित हुई है। हिंदी में कर्ता के रहते हुए क्रमवाची का प्रयोग नहीं होता है। पानी, जैसे पानी पीता हूं के स्थान पर मुझसे पानी पिया जाता है, लिखना गलत होगा। हाँ, निषेध अर्थ में लिखा जा सकता है। मुझसे पत्थर लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। तो क्रमवाची वाक्य जिस वाक्य में क्रम की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में क्रिया क्रम की लिंग और वचन के अनुसार निश्चित होती है, उस वाक्य को क्रमवाची वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, ये पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्न जो कि संज्ञा से अव्यय तक हमने पढ़े हैं तीसरे पार्ट में, व्याख्या सहित अन्य जो भी प्रश्न बचे हुए हैं वो एक सीरियल के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें ताकि अच्छी तरह से हमारी तैयारी हो सके। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्या बताएं। थैंक यू।